नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम न्यूज़पेपर से लिए गए 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित एक एमसीक्यू भी हम देखते हैं। ये डेली करंट अफेयर वीडियोज़ हैं, यानी कि इन वीडियो को आपने डेली फॉलो करना है और डेली फॉलो करते हुए आपका करंट अफेयर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मंथली मैगजीन भी फॉलो करते हैं तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। आपको लगेगा कि ये सब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा प्रीलिम्स क्लियर कराने पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि प्रीलिम्स एक नए हर्डल के रूप में, एक नए चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि इन वीडियोस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, तो आप अपनी मीन्स का करंट अफेयर भी बहुत स्वाभाविक तरीके से पढ़ पाएंगे। कहीं पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स और मीन्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उनको फोकस हम करते हैं। साथ में कुछ पॉइंट्स, कुछ डाटा, कुछ रिपोर्ट्स या कमेटी का नेम ऐसा होता है जो आप अपनी मीन्स की आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको पॉइंट आउट करते हुए चलती हूँ। तो आइए इसी के साथ पहले तो एक वचन लेते हैं कि हम रोज़ाना करंट अफेयर पढ़ाई करेंगे, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो डेली इनको फॉलो करेंगे। 1.5 साल का करंट अफेयर बाकायदा तैयार कर लीजिएगा, उसको डेली बेसिस पे कीजिएगा। और आज के वीडियो में कौन से 5 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसी से हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए, हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। आप सभी को पता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिपोर्ट या इंडेक्सेस जो जारी होते हैं उसमें जो है भारत की क्या रैंक है, वो किसके द्वारा जारी किए गए हैं, भारत का पड़ोसियों देशों के साथ क्या एक कंपैरिजन बनता है, किन पैरामीटर्स पे वो इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की गई है, ये सारा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारे ही पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ठीक है, देखिए, एक आप कह सकते हैं कि जो कैंसर है वो अपने आप में एक बेहद जानलेवा बीमारी है, उसके बहुत सारे सब टाइप है। इसी में से एक सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसके लिए एक नई वैक्सीन को मार्केट में उतारने की परमिशन DGCA के द्वारा दे दी गई है। तो ये वैक्सीन क्या है, इस कैंसर की क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। भारत की स्थिति आपके मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा है विंडफॉल टैक्स। ये इकोनॉमिक का एक टॉपिक हो जाता है, तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 4th टॉपिक है राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जो एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, तो वहाँ के जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास एक याचना की है कि पार्टी का जो सिंबल है धनुष बाण है आई थिंक, तो उसको जो है किसी दूसरे को देने से पहले वो सारे पक्षों को ध्यान से सुन ले। हालांकि शिंदे वाला जो ग्रुप है जो दावा करते हैं कि उनके पास ज़्यादा जो है लोग हैं और एक्चुअल सेना का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, उन्होंने भी चुनाव चिन्ह मांगने के लिए कुछ आवेदन वगैरह भी नहीं किया है। लेकिन इस ड्रामे को अगर साइड भी कर दिया जाए तो जो पार्टीज हैं उनको चुनाव चिन्ह देता कौन है? अगर 2 पार्टीज अलग हो जाए तो चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा? एक पार्टी की फूट पड़ने पर उनके बीच जो विवाद हो जाता है उसको सुलझाएगा कौन? ये सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए, तो इस वाले टॉपिक के जरिए हम वो देखेंगे। 5th टॉपिक अगेन पॉलिटी से है, भारतीय राष्ट्रपति राज व्यवस्था। जब आप पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट को आप काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प है? क्योंकि ये हमारे सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। और अभी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो हम ये भी देखेंगे कि उनके चुनाव की क्या एक प्रक्रिया, इलेक्टोरल कॉलेज को भी समझेंगे। और मैं आपको इस तरीके से चीज़ें बता दूंगी कि फिर अगर आप पॉलिटी के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए पहले इंडेक्स के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया की लो रैंकिंग आई है, इसमें एक चिंता की बात है हमारे लिए। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा 2022 के लिए ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जारी किया गया है। ठीक है, टोटल थे इसमें 140 देश, जिसमें से जो भारत की रैंक आई है वो दरअसल 135वीं आई है। ठीक है, जबकि 2021 की बात करें तो 156 देशों में भारत की जो रैंक थी वो 140वीं थी। यानी कि देखा जाए तो रैंक के लेवल पर हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट जो है वो भी काफ़ी कम है। हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
तो देखिए सूचकांक में 0 से लेकर 1 के मध्य स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है, और 1 का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या है, पैरिटी है, यानी कि समानता है। ठीक बात है। यही दिखाया गया कि जो 1 है वो पूर्ण लिंग समानता को दर्शाता है, जबकि 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। भारत की अगर स्कोर की बात की जाए, क्योंकि 0 से 1 के बीच में स्कोर मिलता है, तो भारत का स्कोर आया है 0.629, और ये देखिए 16 सालों में हमारा 7वां उच्चतम स्कोर है। ठीक है, 16 सालों में जितना हमें स्कोर मिला है तो उस पर ये 7वें नंबर का हाईएस्ट है। बात करें भारत के जो पड़ोसी देश हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा पड़ोसियों से ही होता है, क्या करें, घर में भी शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन होता है, और देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा ही होता है। तो बांग्लादेश की रैंक आई है 71, नेपाल 96 पर है, श्रीलंका जहां पर इतने बुरे हालात चल रहे हैं उसकी रैंक भी 110 है। ठीक है, मालदीव 117 है और भूटान भी 126 पे है। इन सब से देखिए भारत पीछे है, तो थोड़ी सी तो चिंताजनक बात है। ठीक है, दक्षिण एशिया की अगर बात करें, या फिर आपका जो थोड़ा सा सेंट्रल एशिया भी हो जाता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए केवल जो ईरान है और इधर आपका जो साउथ एशिया में पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो आपका अफगानिस्तान आ जाता है, केवल इनका प्रदर्शन ही जो है भारत से खराब है। ठीक है, यानी कि एशिया की अगर बात की जाए इधर की तरफ से, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान केवल यही भारत से पीछे है, बाकी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं भारत से आगे है। टॉप रैंक किसको मिली है, तो जो आइसलैंड है उसको देखिए टॉप रैंक मिली है, जबकि उसका जो पड़ोसी देश है जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और अगर न्यूजीलैंड की बात करें अलग से, तो इनको क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान जो है मिला है। यानी कि यूरोप की कंट्रीज कहीं ना कहीं टॉप रैंक पे रही हैं अगर न्यूजीलैंड को हटा दिया जाए तो, क्योंकि न्यूजीलैंड तो यूरोप में नहीं आता है ना, तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से जो है टॉप पे है। अब देखिए ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली 4 पैरामीटर के आधार पर देखा जाता है। कौन कौन से वो 4 पैरामीटर है, राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है आपके यहाँ औरतों का, तो इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत, मंत्री पदों पर कितनी महिलाएं हैं उसका परसेंटेज, इन जैसे मानकों पर जो है चीज़ों को देखा जाता है। और भारत इसने इस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 48वां स्थान मिला है। हालांकि अगर 33% का जो आरक्षण की बात होती है महिलाओं के लिए, वो अगर हो जाता तो शायद ये रैंक और बेहतर हो सकती थी। दूसरा है आर्थिक भागीदारी और अवसर। ये जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके अंदर महिलाएं कितना भाग ले रही हैं, कितना पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, और महिलाओं को कितने अवसर मिल रहे हैं भाग लेने के। जैसे कोविड-19 के बाद ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के अंदर जॉब का स्तर गिरा है, कम जॉब्स जो है महिलाओं को मिल रही हैं। तो इस तरह के कुछ आंकड़े हैं परेशान करने वाले। तो देखिए इस पर भारत ने बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है। इसमें कुल श्रम शक्ति महिलाओं का प्रतिशत, यानी कि जितनी भी आपकी लेबर फोर्स है उसमें वुमेन्स कितनी है, ठीक है, समान कार्य के लिए क्या समान वेतन मिलता है, महिलाओं की अर्जित आय कितनी है, इन सारे पैरामीटर पे देखा जाता है। भारत को 143 जो है इस पे स्थान मिला है, और केवल ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। यानी कि इस वाले पैरामीटर पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर है शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशन कितनी मिल रही है, तो आपके यहाँ साक्षरता दर कितनी है, नामांकन दर कितना है, इन सारे मानकों पर देखा जाता है। भारत का इसमें भी 107वां स्थान है, काफी पीछे है। फिर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ठीक है, हेल्थ कैसी है वुमेन्स की, उनकी लाइफ को लेकर जो उत्तरजीविता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो सब चीजें। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, इन सारे पैरामीटर पे देखा जाता है, और इसमें तो भारत अंतिम स्थान पर रहा है। हेल्थ हमारे यहाँ महिलाओं के लिए इतना चुनौतीपूर्ण एक चीज़ होती जा रही है कि देखिए रैंक में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें भी आप देखिएगा कि कैंसर से महिलाएं जो पीड़ित हैं वो दरअसल मध्य और जो कम आय वाले देश हैं उनमें ऐसा ज़रूर है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की हेल्थ को लेकर जो फैमिली वाले लोग हैं वही ज़्यादा अवेयर नहीं रहते। महिला खुद डॉक्टर के यहाँ जाने से हेजिटेट करती है, 3 दिन की दवाई को 6 दिन चला लेती है ये सोच के कि ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा है इस चीज़ पर काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए हमने राजनीतिक सशक्तिकरण पर फिर भी एक अच्छा काम किया है, बाकी सारे पैरामीटर पे हम खराब है। यहाँ से मीन्स का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है
कि केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ये सुनिश्चित नहीं करता कि उससे आपका सामाजिक सशक्तिकरण या फिर आपका जो है एक सामाजिक उत्थान भी होगा। तो बिल्कुल दिख रहा है पॉलिटिकली आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन सोशल जो कुछ आपके सिंबल्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें आप फिर भी खराब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना इसी तरह इंटरलिंक करके मेंस वगैरह के लिए भी पढ़ना रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही जो हमारा इंडेक्स था, इसके साथ ही जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 भी पब्लिश की गई है। वो जेंडर गैप रिपोर्ट ये कह रही है कि लैंगिक समानता को हासिल करने में अभी क्या है, लंबा समय लगेगा। जैसे समानता की स्थिति अभी क्या है, काफ़ी खराब है और इस खाई को पाटने में 132 साल लगेंगे। लेकिन अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे लैंगिक समानता हासिल करने में 197 ईयर लगेंगे। और अगर पूर्वी एशियाई देशों की बात की जाए या पैसिफिक की बात की जाए तो अंतर पाटने में क्रमशः 168 और सेंट्रल एशिया में 152 साल जो है लगेंगे। यानी कि जिस हिसाब से महिलाओं के लिए आज जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, इसी के अनुसार चलते 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 कभी 152 साल बाद ऐसा होगा कि लैंगिक समानता की स्थिति आएगी। और ये प्रयास अगर और पिछड़ गए तो ये टाइमलाइन और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इस पर एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपीएससी में बनते हैं वो जनरली किसी इंडेक्स का या किसी रिपोर्ट का नाम देकर पूछ लेते हैं कि वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। यानी कि हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, है ना, हमने पढ़ लिया, याद कर लिया तो आराम से निकल गया। कई बार वो किन पैरामीटर पे निकलता है वो इंडेक्स, इसको भी पूछ लेते हैं। तो 4 ही पैरामीटर है, याद कर लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो देखिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की जो पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है उसको मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन मिल गई है। ये मार्केट ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, आप इस दवाई को आप मार्केट में उतार सकते हैं, मार्केट में इसको बेच सकते हैं। ये जो वैक्सीन है इसका निर्माण किसने किया है, तो देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भैया ये जो वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में तो ये सस्ती होगी, सुलभ होगी, और जब ऐसा होगा तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय HPV टीकाकरण है उसमें भी इसको क्या है, शामिल किया जा सकता है। यानी कि अच्छी एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब देखिए वर्तमान में वैक्सीन की स्थिति क्या है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसको लेके क्या वैक्सीन है या हमने पहले बनाई है, तो ऑलरेडी है। विश्व स्तर पर लाइसेंस प्राप्त 2 वैक्सीन है वो भारत में भी उपलब्ध है। एक आपका क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है और एक आपका बाईवैलेंट वैक्सीन है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो क्वाड्रीवैलेंट की करीब 2800 रुपये है और बाईवैलेंट तो उससे भी महंगी है, करीब 3200 या फिर आप 3300 रुपये जो है कह सकते हैं, इतनी है। लेकिन जो नई वैक्सीन है उससे उम्मीद की जा रही है कि वो एक सस्ता उपाय जो है लोगों को देगी। देखिए जो नई वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के समान VLP पर आधारित है। देखिए हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो दरअसल वायरस लाइक पार्टिकल्स इस पर काम करती है। वायरस लाइक पार्टिकल्स क्या होता है, जब इस वैक्सीन को आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो वायरस के समान पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर चले गए तो आपके इम्यून सिस्टम को धोखा होता है कि शायद मुझ पे वायरस ने अटैक कर दिया है, तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। एक बार जब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई तो जब एक्चुअल में कभी वो वायरस आपके ऊपर हमला करेगा तो एंटीबॉडी पहचान लेगी कि ये तो वही है जो पहले आया था, और फिर वो अपना इम्यून सिस्टम जो है ट्रिगर कर देगी और वो एंटीबॉडी जो है उस वायरस के खिलाफ लड़ लेगी। तो इस सिद्धांत पर हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीन काम करती थी, इसी सिद्धांत पर ये वाली वैक्सीन भी काम करेगी। याद कर लीजिएगा क्या नाम है, वायरस लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो HPV वायरस है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है, इसका L प्रोटीन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी जो है शरीर में उत्पन्न हो जाती है और शरीर को क्या प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब ये वायरस जो है जिसकी वजह से कैंसर होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV। देखिए HPV जो दुनिया भर में होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड संक्रमण है। ठीक है, तो एक तो हमें क्या है इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इसके स्ट्रेन अलग अलग होते हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पे क्या है छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो और
कई बार वो छाले अपने आप चले भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार महिलाओं में ये जो वायरस है ये कैंसर का रीज़न बन जाता है, ठीक है। तो जैसे HPV संक्रमित बहुत से लोगों में कोई लक्षण विकसित ही नहीं होते, हालांकि महिलाओं में ये सर्विकल कैंसर का कारण बन जाता है। अब मैं माफ़ी चाहूँगी बहुत ज़्यादा, ये सर्विकल है, मैं इसको तब से सर्वाइकल प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स इन सर्विकल कैंसर, ठीक है। चलिए फिर अध्ययन देखिए ये बताते हैं कि जो ये सर्विकल कैंसर है इसकी वजह से 85% जो मौत हो रही हैं वो निम्न या मध्यम आय वाले देशों में हो रही हैं। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से होने वाली जो स्त्री रोग संबंधी जांच है या तो काफ़ी कम है या एकदम नरादर। जो हमारी स्त्री रोग हैं उनको लेकर एक हेजिटेशन जो सोसाइटी के अंदर फैली हुई, एक टैबू जो माना जाता है, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते लोग, या फिर अपने घर की महिलाओं से इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, डॉक्टर के पास ले जाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसकी वजह से महिलाएं अकेले में सफ़र करती रहती है और बाद में वो रोग जानलेवा स्तर पर जो है पहुंच जाता है। इसी वजह से महिलाओं के अंदर मृत्यु का जो डाटा है वो ज़्यादा भी देखने को मिलता है। तो हम सबको ये चाहिए कि अपने घर की महिलाओं से हम बात करें ओपनली, अगर उनको कोई परेशानी है तो बाकायदा फिर डॉक्टर के पास उनको लेकर जाया जाए, है ना। अब देखिए भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, या सर्विकल जो कैंसर है ये गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है और ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो कैंसर की वजह से परेशानी होती है वो है ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 2 पे जो रीज़न है वो आपका गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, ठीक है। ये 15 से 44 साल की महिलाओं में होने वाली जो मौत है उसका दूसरा सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है। जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, IARC है, उन्होंने ये कहा है कि भारत में हर साल इस गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 1.23 लाख मामले आते हैं और इसमें करीब 66,000 महिलाओं की देखिए मौत हो जाती है, ठीक है। इस कैंसर के मामले में दुनिया में भारत का क्या है, 5वां स्थान है। जेंडर पैरिटी के मामले में हमारा 135वां स्थान है और कैंसर के मामले में हमारा 5वां स्थान है, समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है उनके ये आंकड़े कहते हैं कि इस कैंसर के मामले में और इससे होने वाली जो मौतों के आंकड़े हैं वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। और 2020 में इस कैंसर से उत्तर प्रदेश में 4,420, महाराष्ट्र में 2,952, पश्चिम बंगाल में 2,499 और कर्नाटक में देखिए 1996 जो है मौतें हुई थी। इतनी औरतें जो है इसकी वजह से मर गई थी, ठीक है। अब इस पर हमने क्योंकि चीज़ों को समझ लिया है तो एक प्रश्न देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला तो यह सर्व वैक्सीन, ठीक है, सर्वावैक है, ये हेपेटाइटिस वैक्सीन के समान VLP यानी कि कणों की तरह वायरस पर आधारित है। HVP वायरस के L1 प्रोटीन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, याद भी हो गई होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है HPV टीकाकरण को वर्ष 2012 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में क्या है, शामिल किया गया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब जो ये वैक्सीन बन रही है इसको शामिल किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित गार्डासिल 9 एक HPV टीका है जिसका उपयोग लड़कियों और लड़कों दोनों में किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। देखिए वायरस है, ये तो लड़कियां लड़कों दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को सुरक्षा की ज़रूरत है। हाँ, महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का कारण बन जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। पूछा है कि कौन सा सही है, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, यानी कि ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, विंडफॉल टैक्स। तो देखिए न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट में रिव्यू विंडफॉल टैक्स एज ऑयल प्राइसेस स्लाइड्स से CLS। देखिए सरकार ने क्या किया था, 1 जुलाई को जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी फर्म है जो विदेशों में पेट्रोल भेजती थी, डीजल और जेट इंजन एविएशन टर्बाइन फ्यूल भेजती थी, उस पर निर्यात कर लगाया था। और जो ONGC वेदांता जैसी कंपनियां हैं उनके द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित जो कच्चा तेल है उस पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। यानी कि अभी ऑयल कंपनीज के द्वारा जो मुनाफा कमाया जा रहा था, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर वो घर में ही क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रहे हो, उस
मुनाफे पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था 1 जुलाई को, जिसका नाम होता है विंडफॉल टैक्स, राइट। जब ये टैक्स लगाया था तो वित्त मंत्रालय ने ये कहा था कि हर 15 दिन में हम इस टैक्स की क्या है रिव्यू करेंगे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो डीजल के, गैसोलीन यानी पेट्रोल के, विमानन ईंधन के रिफाइनिंग मार्जिन में क्या है भारी गिरावट देखने में आई है। रिफाइनिंग मार्जिन का मतलब क्या है? कच्चा तेल आप खरीद कर ला रहे हैं कम कीमतों पे, उसको रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उन प्रोडक्ट्स को आप वापस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये आप अच्छे खासे कीमतों पे कर रहे हैं, तो आपका क्या एक अच्छा खासा मार्जिन बन रहा है। ठीक बात है। इस मार्जिन पे ही सरकार ने विंडफॉल नाम का एक टैक्स लगा दिया था। अब क्योंकि वो मार्जिन कम होता जा रहा है तो कंपनियां ये कह रही है कि इस विंडफॉल टैक्स को आप वापस ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, रिफाइनिंग मार्जिन में भारी गिरावट हो रही है। ऐसे में लगभग 2 सप्ताह पहले लगाया गया जो विंडफॉल टैक्स था, इसको जारी रखने की आवश्यकता पर क्या है सवाल उठ रहे हैं। ये तो कंटेक्स्ट था, ये तो चर्चा न्यूज़ में था। विंडफॉल टैक्स होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न इसी से बनेगा। तो देखिए, विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है, एक एडिशनल टैक्स है। पहला कीवर्ड, जिन्हें आर्थिक विस्तार से लाभ हुआ है उन पर लगता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन की वजह से या आप कह सकते हैं प्रॉफिट की वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को अचानक से बहुत सारा मुनाफा होता है, ऐसे जैसे विंडफॉल हो गई हो, ठीक है, ऐसे हवा एकदम से बढ़िया झोंका आ गया हो, ठीक है, अचानक से जो इतना सारा मुनाफा होता है, इस मुनाफे पर गवर्नमेंट क्या एक टैक्स लगा देती है, उसका नाम विंडफॉल टैक्स है। ठीक है, जनरली कब होता है, जब आपको अचानक से बहुत सारा मुनाफा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं उनकी वजह से मिलता हो। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक भलाई के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरण करना है। देखिए, टैक्स का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, और जो लोग बहुत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको फिर लोक कल्याण वाले जो काम है वो सरकार करे। उन लोक कल्याणकारी कामों के लिए जो फंडिंग सरकार के पास आती है वो टैक्स से आती है। तो विंडफॉल टैक्स का भी सेम उद्देश्य है। ठीक है, विंडफॉल टैक्स कुछ उद्योगों के ऊपर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है जब आर्थिक स्थिति उन उद्योगों को औसत से ज़्यादा लाभ का अनुभव करने की अनुमति देती है। ये लक्षित उद्योगों पे लगाया जाता है जिन्हें आर्थिक अप्रत्याशित लाभ हुआ है। ध्यान से समझते हैं। देखिए, अचानक से जो लाभ हुआ है वो सारी इंडस्ट्री को तो हुआ नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे इस वाले केस में ऑयल कंपनीज को लाभ हुआ था क्योंकि वो बहुत सस्ता ऑयल लेके आ पा रहे थे और फिर अच्छा खासा मार्जिन उस पर कमा रहे थे। तो कुछ लक्षित इंडस्ट्रीज पर जब उनको अप्रत्याशित एकदम बड़ा वाला लाभ हो जाए, उस पर गवर्नमेंट इस इनडायरेक्ट टैक्स को लगाती है। इसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत करों पे, यानी कि ये तो कंपनीज की मैंने बात कर ली, लेकिन ये इंडिविजुअल मुझ पे भी लग सकता है। अगर मुझे विरासत में कुछ बहुत प्रॉपर्टी मिल गई है, लॉटरी मेरी बहुत तगड़े वाली लग गई है, मैंने कोई गेम शो जीत लिया है, उसमें मुझे बहुत ह्यूज जो है राशि मिल गई है, इन सब पर भी विंडफॉल कर के रूप में टैक्स जो है लगाया जा सकता है, राइट। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट है। इसे सरकारों द्वारा उन व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर सेस के रूप में लगाया जाता है जिन्हें आर्थिक विस्तार से लाभ हुआ है। सही बात है, बिल्कुल यही हमने पढ़ा है। इसके अंतर्गत विरासत कर, लॉटरी या गेम शो में जीत पर कर को शामिल किया जा सकता है। सही बात है, व्यक्तिगत पे भी ये लग सकता है। अगर आपको अचानक से बहुत सारा पैसा मिल गया, सरकार से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती जो इतना ढेर सारा पैसा एकदम मिल जाता है, सरकार कहती है टैक्स दीजिए इस पे भी। ठीक है, तो पूछना कौन सा सही है, हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपने 4th टॉपिक की। तो क्या है, देखिए, व्हेन पार्टीज क्लेम सेम सिंबल, 2 पार्टी है, एक ही सिंबल अगर क्लेम करने लगे तो होता क्या है, कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग आता है,
पंचों की तरह फैसला करता है, जो चुनाव आयोग का फैसला होगा वही मान्य होगा, इतनी सी बात है। तो देखिए हमारे पास एक चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश है 1968 का। इस आदेश के द्वारा जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करने का काम करता है। यानी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो या फिर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, ये मान्यता आपको चुनाव आयोग देगा। एक पार्टी हो तो आपको सिंबोलिज्म के रूप में एक सिंबल दिया जाता है, वो चिन्ह भी आपको चुनाव आयोग ही देगा। ठीक बात। तो जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, क्या एक मानकीकृत प्रतीक है। इसका उपयोग पार्टी अपने प्रचार अभियान के दौरान करती है। हमारी जो ईवीएम मशीन होती है उस पर यह दिखाया जाता है। बेसिकली भारत शुरुआत में इतना एजुकेशन लेवल तो था नहीं जब आज़ाद हुआ था, तो निरक्षर लोग भी पहचान सके कि मुझे किस चुनाव चिन्ह को वोट करना है, मैंने प्रचार में किस पार्टी का कौन सा चिन्ह देखा है, उनको सहायता देने के लिए इसको लाया गया था। ठीक बात है। निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को क्या है, पंजीकृत करता है, या तो उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता देता है या फिर वो केवल पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं। देखिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए, खुद से नहीं आप कभी भी नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टी बन जाएंगे। आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाना रहता है, आपको लोगों की वोट जीतनी रहती है। उस परफॉर्मेंस के बेस पर जो आपका चुनाव आयोग है वो या तो कहेगा आप स्टेट पार्टी बन गए हैं, या वो बोलता है अब आप नेशनल पार्टी बन गए हैं। अगर आप ये दोनों पार्टी नहीं है तो आप चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड तो हैं, आप क्या है, पंजीकृत तो हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त है, आपको स्टेट या नेशनल लेवल की मान्यता नहीं मिली है। तो 3 तरह की कैटेगरी में आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करके रखा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता जो मिल जाती है तो कुछ विशेषाधिकार आपको मिल जाते हैं। भाई अगर मैं एक राज्य पार्टी हूँ, अगर मैं एक देश की पार्टी हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। कौन कौन से? जैसे एक तो पार्टी प्रतीकों का आवंटन, इस पार्टी का ही सिंबल होगा, भाजपा का सिंबल कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ है, उसको कोई नहीं ले सकता, वो उनके लिए है। एक तो ये मिलता है। टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण के लिए आपको टाइम मिला जाता है, भाई ये टाइम स्लॉट आपका है, इसमें आप अपना प्रचार प्रसार टीवी और रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और मतदाता सूची तक पहुंच, इलेक्टोरल रोल तक जो है आपको दिया जाता है कि ये इलेक्टोरल रोल है। ठीक बात है। अब चुनाव चिन्ह देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जो निर्वाचक प्रतीक आरक्षण आवंटन संशोधन आदेश 2017 है, उसके अनुसार 2 टाइप के होते हैं, एक होते आरक्षित, एक होते स्वतंत्र। जो हमारी देश में नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त पार्टी है, जो राज्य के लेवल पर मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, उनको जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो आरक्षित हो जाते हैं। एक राज्य में चुनाव चिन्ह एक ही पार्टी के द्वारा यूज किया जा सकता है और पूरे देश में एक ही पार्टी उस चिन्ह को यूज कर सकती है। नेशनल लेवल पर अगर आप हैं तो पूरे देश के लिए एक सिंबल, अगर आप स्टेट लेवल पर हैं तो उस स्टेट के लेवल पर एक सिंबल आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कोई सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है, हो सकता है मैंगोस को एक सिंबल दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, बाकी उसका कहीं नहीं, उसको भी हो सकता है मैंगो एक सिंबल दे दिया जाए। लेकिन जैसे भाजपा का कमल है, ठीक है, जैसे कांग्रेस का हाथ है, ये क्या है, नेशनल लेवल की पार्टी है, ये चुनाव चिन्ह फिक्स है, ये पूरे देश के लिए इन्हीं के पास रहेंगे। तो एक तो होते आरक्षित, एक होते स्वतंत्र। भाई चुनाव आयोग के पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड है, गैर मान्यता प्राप्त, जो टाइम टू टाइम चुनाव लड़ने के लिए आ जाती हैं, कभी लड़ती है कभी नहीं लड़ती। तो चुनाव आयोग के पास एक पूल है बहुत सारे सिंबल्स का, वो इस पूल में से जो है फर्स्ट कम फर्स्ट रिसीव, पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत के आधार पर दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए शुरुआत करते हैं वहीं से कि भैया एक पार्टी में पड़ गई है फूट, ठीक है, तो किस समूह को बहुमत प्राप्त है ये कैसे निर्धारित करता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को कैसे पता चले कि असली पार्टी कौन सी है? दोनों में जो फूट पड़ गई, दोनों दावा कर रहे हैं असली सेना हम हैं, ज़्यादा लोग हमारे पास हैं। तो इस फैसले का निर्धारण करने की आखिरी और एकमात्र शक्ति चुनाव आयोग के पास होती है। वो कैसे निर्णय करता है? विधायिका के बाहर किसी राजनीतिक दल का विभाजन होने पर निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 में ये कहा गया है, जब निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाए, निर्वाचन आयोग देखिए एमएलए वगैरह को हलफनामा भरने के लिए कहता है, वो
उस हलफनामे में वो लिखते हैं कि वो किस दल के साथ है, कहाँ उनका ये है। वो जो है उनकी अलग अलग कमिटीज़ वगैरह को देखता है। वो ये देखता है कि जो बड़े बड़े लोग थे जब इस पार्टी की फूट नहीं हुई थी, वो अब इस टाइम पे कहाँ है। बहुत सारी चीज़ों को चुनाव आयोग जो है देखता है, और ये सब देखने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाए कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 2 या उससे अधिक प्रतिद्वंदी समूह हो गए हैं, और प्रत्येक प्रतिद्वंदी जो वर्ग है, समूह है, वो उस राजनीतिक दल पर दावा करता है मैं ही असली सेना हूँ, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग इनमें से किसी एक प्रतिद्वंदी वर्ग या समूह को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का काम कर सकता है। भैया 2 हैं, दोनों में से एक को कह देगा आप असली हो, और जो दूसरा वाला है उसको कह देगा आप किसी दूसरी पार्टी के रूप में रजिस्टर हो जाओ। या फिर अगर फैसला हो ही ना पाए, पता ही ना चल पाए बहुमत किसके पास है, तो इनमें से किसी को भी मान्यता नहीं देने संबंधी निर्णय की शक्ति भी रखता है। जाओ, दोनों में से कोई असली पार्टी नहीं है, असली पार्टी फूट गई, आप दोनों अलग अलग है। अब आयोग का निर्णय इन सभी प्रतिद्वंदी वर्ग या समूहों के लिए बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा। जिसको भी बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसे जनरली मान्यता प्राप्त दल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जो दूसरा समूह होता है उसको कह देते हैं भाई आप नए दल के रूप में पंजीकरण कर लो। अगर दोनों में से एक का भी फैसला नहीं हो पाया तो चुनाव आयोग कह देता है आप दोनों अलग अलग नाम से रजिस्टर हो जाओ। एक्चुअल ओरिजिनल नेम आप नहीं रख सकते, उसके साथ प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ के कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सर्वोच्च पावर किसके पास है? चुनाव आयोग के। किसी भी दल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा तो ऐसे में आयोग मान्यता प्राप्त दल का जो चुनाव चिन्ह है वो जब्त कर लेगा। वो कहेगा ना ये तुम्हारा, ना ये तुम्हारा, ये हमारा। और दोनों दलों को कहेगा कि भैया भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह आप ले लो, ये 3 है, इन 3 में से जो ठीक लगता हो ले लो। ठीक बात है। अब ये देखिए चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश का ये जो पैरा 15 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ लेते हैं। केवल चुनाव आयोग ही दलों के विलय और अन्य विवादों से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971 में सादिक अली बनाम भारतीय चुनाव आयोग के फैसले में इस अनुच्छेद की वैधता को क्या है बरकरार रखा था। यानी कि इलेक्शन कमीशन इज अ फाइनल अथॉरिटी। दूसरा ये कहता है ये मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर ही लागू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको मान्यता मिली हुई है राज्य के रूप में या देश के रूप में, केवल उन पर ये लागू होता है। जो पंजीकृत है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनमें अगर विभाजन हो जाए तो चुनाव कहेगा भाई मेरी हेडेक नहीं है, ये तुम छोटी छोटी पार्टियों उसको हम नहीं देखते फिरेंगे। तो वो ये कहता है भाई आप जो विवाद में शामिल लोग हैं या तो आंतरिक रूप से हल कर लो अपना मामला, या फिर आप जो है कोर्ट चले जाओ, आपकी मर्जी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल और स्टेट लेवल तक वाली पार्टियों तक सीमित है। आप जो छुटर मुटर हो आप अपना काम खुद से संभालो। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब आपको इतना समझ में आ गया है, आइए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने की अर्हता के संबंध में सही है? यानी कि किसी पार्टी को अब एक नेशनल पार्टी का दर्जा देना है तो कुछ एलिजिबिलिटीज उसके द्वारा पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 3 दी हुई हैं, बेसिकली तो चौथी भी है कि इनमें से कोई भी नहीं। आपको ये बताना है क्या इनमें से एक भी सही है जिसके पूरा होने पे वो नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगा। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको अगर आप पूरा कर देते हैं तो या तो स्टेट लेवल की पूरा करेंगे तब स्टेट की पार्टी बन जाएंगे, नेशनल वाली पूरा करेंगे तो नेशनल की पार्टी बन जाएंगे। फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। आपकी पॉलिटी के नोट्स में वो सारी कंडीशंस दी होंगी या बुक में दी होंगी, उनको जाके रट लीजिएगा। आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, उस पर बार बार क्वेश्चन बनता है। इस बार भी मैंने भी क्वेश्चन बनाया है। आइए देखते हैं। यदि वो लोकसभा में अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 4% को प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्य में लोकसभा में 4 सीटें जो है प्राप्त करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में गलत है क्योंकि यहाँ पर एक जगह 6 आना है।
ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नोट्स में जाके पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं डिटेल में जाऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। बी है, यदि वो लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, और ये जो उसने 2% स्थान जीते, ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है, यदि उस दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त हो। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6 राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों में अगर आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और कह रहा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आंसर हमारे पास है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक की तरफ, भारतीय राष्ट्रपति। एक आर्टिकल आया था, द प्रेसिडेंट इज नॉट मियर रबर स्टैम्प। राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो मतलब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म हो रहा है। इससे पहले ही उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको चुनने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। राइट, अगेन चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत राज्य के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य का प्रथम नागरिक, फर्स्ट जो सिटीजन है वो भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ साथ संघ की कार्यकारिणी का, एग्जीक्यूटिव जो हमारी संघ की है उसका क्या है, एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। ठीक बात है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। एक निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से जो है चुनाव कराया जाता है। देखिए, संविधान सभा में ये बहस हुई थी कि क्या राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट करा के हो या इनडायरेक्ट हो। तो फिर बोला गया क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो बस एक नॉमिनल हेड, एक नाम मात्र के प्रमुख है, तो उनके लिए लोगों से डायरेक्ट चुनाव कराना, उतने लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इनडायरेक्ट चुनाव कराए, यानी कि लोग चुनेंगे अपने एमएलए और एमपी को, और वो चुने हुए एमएलए एमपी लोगों के बिहाफ पे चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो उन एमएलए एमपी को मिलाकर ही एक निर्वाचक मंडल बोलते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। वही जो है वोट देता है और राष्ट्रपति को चुनता है। जैसे इस निर्वाचक मंडल में जो संसद के उच्च और निम्न सदन के सदस्य होंगे, यानी कि जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद होंगे, निर्वाचित वाले, नामांकित नहीं। जैसे पहले एंग्लो इंडियन को नामांकित किया जाता था, अब तो वो भी खत्म कर दिया है, तो सिर्फ निर्वाचित। इसी तरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य होंगे, विधायक जो है वो भी सिर्फ निर्वाचित। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो नहीं, केवल जो निर्वाचित होंगे, क्योंकि लोगों ने जिनको चुना है वो चुनेंगे राष्ट्रपति को। ठीक बात है। इसके अलावा चुनाव में जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो उम्मीदवार विजेता नहीं हो जाता। भाई ऐसा नहीं कि फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम है, नहीं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। एमएलए की वोट का एक वेटेज होता है, एमपी की वोट का एक वेटेज होता है, उसको एक फॉर्मूले के तहत निकालते हैं, और 50% प्लस 1 वोट जिसको मिल जाते हैं वो विजेता होता है। बहुत डिटेल में उनके निर्वाचन की जो प्रणाली है उसको सर क्लास में समझाते हैं, बुक में भी लिखा है, अपने आप में एक पूरा लेक्चर बनता है। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बेसिक्स आपके क्लियर करा दूंगी। तो क्या लिखा है, विजेता वो होता है जो सांसद और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है। ठीक बात है। इलेक्टोरल कॉलेज, इसके बारे में नोट है, देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल में सभी वोटों का मूल्य और वेटेज अलग अलग होता है। लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग राज्यों के एमएलए, यानी कि जो एमपी और एमएलए हैं उनकी वोट का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की वोटों का वेटेज एक होता है, जितना लोकसभा के एमपी का होगा उतना ही राज्यसभा के भी एमपी का होगा, लेकिन विधानसभा के सदस्यों का अलग अलग वेटेज होता है। यूपी के एमएलए का वेटेज उड़ीसा के एमएलए के वेटेज से अलग हो सकता है। ठीक बात है। 2 राज्यों के विधायकों का वेटेज भी अलग अलग होता है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक आपका क्या होता है, एकल हस्तांतरणीय मत। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ड आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी है? देखिए, भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। इसका मतलब होगा कि राष्ट्र का मुखिया एक निर्वाचित होगा जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। ब्रिटेन में जो मुखिया होता है वो देखिए जन्म से होता है, राजा है, राजा के बेटा, राजा का बेटा या फिर रानी। ठीक है, हमारे यहाँ चुना जाता है।
ठीक है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, विधायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां और राजनयिक शक्तियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है वो जो भी काम करेगी उस पर देखिए राष्ट्रपति साइन करते ही हैं। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग संविधान के अनुसार वो खुद करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। अनुच्छेद 72 उनको क्षमादान की शक्ति देता है, किसी अपराध को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, या फिर अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको कंप्लीट माफी भी दे सकते हैं। ये ऐसा वो करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 80 ये कहता है राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो विज्ञान कला अलग अलग क्षेत्रों से हों उनको जो है मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 ये कहता है अगर युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो वो देखिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 ये कहता है अगर किसी राज्य का, किसी स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन को वो लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 ये कहता है अगर भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में एक वित्तीय संकट आ गया तो वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां भी रखते हैं। जैसे अनुच्छेद 74 कहता है जो अनुच्छेद 74 के अधीन उनको शक्तियां दी गई हैं उसके से अलग हटके वो कुछ कर सकते हैं। जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया बिल जो है उस पर अपनी सहमति देने से रोक सकते हैं। पॉकेट वेटो लगा देना, हाँ करे ना करे। वो किसी बिल को अगर वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए सदन के पास दोबारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि किसी बिल को अगर आपने जल्दबाजी में बना दिया है, राष्ट्रपति के पास भेजा है तो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं एक बार सोच लो इसको पास करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। उसके बाद जब उनको वापस भेजा जाता है तो उनको साइन करना ही पड़ता है। फिर अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब किसी दल को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, पता ही ना चल रहा हो कि एक्चुअली में कौन बहुमत प्राप्त करके आया है, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होगी जो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं कि भैया आखिर सरकार बनाने के लिए किन लोगों को बुलाना है, और बाद में उनको कहते हैं आप अपना जो है विश्वास मत साबित करिए। और ऐसे मौकों पर राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती है। तो मतलब राष्ट्रपति जितने भी कामों को करते हैं तो किसकी सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है, कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। लेकिन जब किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिल रहा वो अपने विवेक से काम करते हैं। किसी बिल को वो अगर निर्णय ना लेना चाहे अपने विवेक से करते हैं। किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजना चाहे अपने विवेक से करते हैं। तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प सिर्फ नहीं है, उनके पास पावर्स हैं और ये हम मीन्स की आंसर राइटिंग में बाकायदा लिख सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस बार राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। एमएलए के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, यूपी उड़ीसा में अलग अलग हो सकता है। सही बात है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। गलत बात है। पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों के अंदर एमपी आते हैं, निर्वाचित हो गए, दोनों के ही वोट का मूल्य समान होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा सही है? केवल पहला ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो है आपको चीज़ें सारी समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आज के वीडियो में पढ़े हैं। पेपर में आने की बहुत संभावना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डिटेल में जाके बुक से पढ़िएगा और रोज़ाना इन वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।